धारा नगरी एक ऐसा राज्य जहां सुख और समृद्धि का साम्राज्य था। यहाँ राजा खड्ग सिंह राज करते थे, जिनकी न्यायप्रियता और वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उनकी पत्नी रानी रूपवती न केवल सुंदर थीं, बल्कि वह एक पतिव्रता स्त्री भी थीं, जिनकी छाया में उनके दो पुत्र रूप और बसंत पल बढ़ रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन अचानक रानी रूपवती बीमार पड़ गईं। रानी की बीमारी से पूरे राजमहल में उदासी छा गई। राजा खड्ग सिंह ने दूर दूर के राज्यों से शाही वैद्य बुलवाए। हर तरह की दवा, हर तरह का उपचार किया गया, लेकिन कोई भी वैद्य रानी की बीमारी को नहीं पकड़ पाया। फलस्वरूप रानी की तबीयत में सुधार के बजाय गिरावट आती गई। दिन ब दिन वह कमजोर होती गईं और उनका चेहरा पीला पड़ता गया। एक दिन रानी रूपवती अपने कमरे में लेटी हुई थीं। उनकी नजर शाही बाग के एक पेड़ पर टिकी हुई थी, जहां एक चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में एक चिड़िया, एक चिड़ा और उनके दो नन्हे बच्चे रहते थे। रानी को उन्हें देखकर थोड़ी शांति मिलती। वह सोचती, कितना सुंदर दृश्य है, एक छोटा सा परिवार साथ में खुशियां बांट रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद वह चिड़िया मर गई। चिड़ा अकेला रह गया। कुछ समय बाद वह एक नई चिड़िया को ले आया। रानी ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा, शायद जीवन का भी यही सत्य है। एक जीवन समाप्त होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रानी का दिल दहल गया। चिड़ा दाना लेने गया हुआ था और नई चिड़िया ने उन दोनों नन्हे बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा दिया। वे मासूम बच्चे नीचे गिरकर मर गए। जब रानी रूपवती ने यह सब देखा तो उनका हृदय पीड़ा से भर उठा। रानी के मन में ढेरों विचारों ने जन्म ले लिया। क्या मेरी हालत भी उस चिड़िया जैसी है? क्या मेरी मृत्यु निकट है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या राजा किसी और रानी को ले आएंगे? क्या वह मेरे रूप और बसंत को प्यार देगी, या फिर उन्हें भी इसी तरह निर्दयता से ठुकरा दिया जाएगा? ये सब आंखों के आगे आते ही रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। रूप और बसंत के भविष्य को लेकर वो अंदर ही अंदर घुटने लगी। सोचने लगी, अगर मैं नहीं रही तो मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा? दुखी हृदय से रानी रूपवती ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। रूप और बसंत दोनों ही अपनी माँ के पास आकर बैठ गए। रानी ने उन्हें गले लगाया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी जान हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे मैं तुम्हारे सामने हो या ना हो। तुम्हें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है, समझे? माँ की बात सुन रूप चिंतित हो कहता है, माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ठीक हो जाओगी, है ना? बसंत भी मासूमियत से बोल उठा, हाँ माँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। बच्चों की बात सुन रानी रूपवती की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ बच्चों, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। दुखी हृदय से रानी ने अपनी दासी को राजा को बुलाने के लिए भेजा। दासी राजा के पास जाती है और कहती है, महाराज, महारानी जी की तबीयत बहुत खराब है, वो आपसे मिलना चाहती है। दासी की बात सुन राजा खड्ग सिंह पैदल ही तुरंत रानीवास के लिए चल पड़ता है। ज्यों-ज्यों वो रानी के महल के करीब जा रहा था, त्यों-त्यों किसी अनहोनी की आशंका के चलते राजा का हृदय भारी और उसके कदम बोझिल होते जा रहे थे। जब राजा खड्ग सिंह रानी के कमरे में पहुंचा तो देखा रानी दीन दुनिया से बेखबर एकटक शून्य में देख रही थी और उसकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। राजा रानी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गया और बोला, रानी, क्यों दिल छोटा कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दुनिया का हर कोना छान मारूंगा, कहीं तो तुम्हारी बीमारी का इलाज मिलेगा। चिंता मत करो प्रिय, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। राजा की बात सुन रानी रूपवती बोली, नहीं महाराज, अब कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे साफ साफ मेरी मृत्यु नजर आ रही है। हे महाराज, लेकिन मरने से पहले मैं अपने आखिरी समय में आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ। राजा बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा रानी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर भी तुम्हारे संतोष के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ। राजा के वचन देने के बाद रानी रूपवती ने राजा को चिड़िया की सारी कहानी कह सुनाई और बोली, महाराज, आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरी मृत्यु उपरांत आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मुझे किसी और बात की चिंता नहीं। चिंता है तो बस रूप बसंत की। उन नन्ही सी जानों के साथ पता नहीं दूसरी रानी कैसा व्यवहार करेगी। रानी की बात सुन राजा खड्ग सिंह रानी को विश्वास देता हुआ दृढ़ आवाज में बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूँ रानी, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा और हमारे रूप बसंत की अच्छे से परवरिश करूंगा। राजा के शब्द सुनते ही रानी रूपवती के चेहरे पर गहरी मुस्कान के साथ परम शांति के भाव आ गए। उसके प्राण तो जैसे यही शब्द सुनने के लिए अटके हुए थे। राजा खड्ग सिंह के वचन भरते ही रानी रूपवती के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा खड्ग सिंह का तो जैसे पूरा संसार ही उजड़ गया। वो दहाड़े मार मार कर रोता है। पूरे महल में रानी रूपवती की मौत का मातम पसर गया। रूप और बसंत दोनों भाई लगातार अपनी माता के लिए विलाप कर रहे थे। उन्हें पता था अब उनकी माँ कभी नहीं आने वाली।
राजा ने भरे हुए हृदय के साथ विधिवत रानी का दाह संस्कार कर दिया। रानी की मृत्यु के बाद राजा खड्ग सिंह हमेशा उदास रहने लग जाता है। उसने राज दरबार में जाना छोड़ दिया। जाता भी तो वहाँ भी कोई राजकाज के कार्य नहीं करता, बस उदास और चुपचाप बैठा रहता। दिन गुजरे, महीने गुजरे, पर राजा की हालत में कोई सुधार न हुआ। राजा की ये हालत देख उसके वजीर, मंत्री सब बहुत दुखी थे। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से राजा चुपचाप अपने दरबार में बैठा था। तब उसके वजीर और मंत्रियों ने आपस में सलाह मशवरा कर राजा से कहा, हे महाराज, कृपया आप दूसरी शादी कर लो। दूसरी रानी आ जाएगी तो आप धीरे धीरे पहली रानी के गम को भूल जाओगे। सबकी बात सुन राजा खड्ग सिंह बोला, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने मरती हुई रानी को दूसरी शादी न करने का वचन दिया था। मंत्री बोला, राजन, आप अपने लिए न सही, उन छोटे छोटे बच्चों के लिए ही दूसरी शादी कर लीजिए, उनको माँ मिल जाएगी। बार बार वजीर और मंत्रियों के दबाव देने से अंततः राजा खड्ग सिंह ना चाहते हुए भी दूसरी शादी कर लेता है। सोचा बच्चों को माँ का सहारा मिल जाएगा। राजा खड्ग सिंह की दूसरी पत्नी, जिसका नाम चंद्रिका था, वो एक चंडाल औरत थी। जब राजा उसे विवाह करके महल लेकर आया तो रूप बसंत ने पूछा, पिताजी ये कौन है? राजा बोला, बच्चों, ये तुम्हारी नई माँ है। अबोध बच्चे ये सुनकर खुश हो गए। सोचा नई माँ भी हमें कहानियाँ सुनाया करेगी, हमारे साथ खेला करेगी, हमारा लाड़ प्यार करेगी। इसी सोच के साथ बच्चे जब नई रानी के कक्ष में जाते हैं और माँ माँ कहकर प्यार से उसे पुकारते हैं तो चंद्रिका गुस्से में बोली, कौन माँ? कहाँ की माँ? मैं तुम्हारी कोई माँ वा नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। उन्हें धमकाते हुए आगे रानी कहती है, आगे से यहाँ कदम भी मत रखना वरना तुम्हारी खाल खींच लूंगी। मासूम बच्चे रोते रोते चुपचाप वहाँ से चले गए। जब राजा ने उन्हें रोते हुए रानी के कक्ष से निकलते देखा तो वो रानी के पास गया और कहा, क्या बात हुई रानी? बच्चे तुम्हारे कमरे से रोते हुए निकले। रानी बोली, ध्यान से सुनो राजन, आगे से ये बच्चे कभी भी मेरे कमरे ही नहीं, मेरे महल में भी नजर नहीं आने चाहिए। आप इनके रहने की व्यवस्था अलग कर दो। रानी की बात सुन राजा बड़ा दुखी हुआ। सोचा क्या सोचकर विवाह किया था और क्या हो गया। भारी हृदय के साथ राजा ने बिना कोई क्लेश किए रानी की बात मान ली और बच्चों के रहने के लिए अलग से जगह बनवा दी। रूप और बसंत वहाँ अलग से रहने लगे। ऐसे ही समय बीतता चला गया। राजा बूढ़ा हो गया। रूप और बसंत अब जवान हो गए। अब चूंकि राजा बूढ़ा हो चुका था तो रानी चंद्रिका उससे कतई खुश नहीं थी। एक दिन रूप और बसंत दोनों भाई बॉल के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी बॉल रानी के महल में चली जाती है। रूप अपनी बॉल को लेने के लिए रानी चंद्रिका के महल में जाता है। जब रानी चंद्रिका ने रूप को देखा तो उस हट्टे कट्टे खूबसूरत नौजवान को देख उसकी अंतर्वासना जागृत हो गई। रूप ने जब रानी चंद्रिका को देखा तो वो उसे प्रणाम करता है। रानी बोली, तुम कौन हो नवयुवक और यहाँ किस लिए आए हो? रूप बोला, मौसी जी, मैं आपका बड़ा बेटा रूप हूँ। खेलते खेलते मेरी बॉल आपके महल में आ गई, बस उसी को लेने आया था। रानी चंद्रिका बोली, रूप, तुम बिल्कुल अपने नाम के जैसे ही सुंदर हो, पर ये बेटा शब्द लगाने की क्या आवश्यकता है? तुम भी खूबसूरत जवान हो और मैं भी जवान हूँ, हम दोनों की जोड़ी क्या खूब जमेगी। राजकुमार रूप रानी चंद्रिका की ये बात सुन शर्म से पानी पानी हो जाता है और कहता है, मौसी आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे पिताजी की दूसरी पत्नी हो, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। ये बात सुन रानी चंद्रिका गुस्से से कहती है, पिता की पत्नी? किस पिता की बात कर रहे हो? उस बूढ़े खूसट की। वो मेरी जिंदगी में मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए तो तुम मायने रखते हो रूप, तुम्हारे साथ मेरी जोड़ी खूब बनेगी। रानी की बात सुन राजकुमार रूप शर्म और गुस्से से कहता है, कैसी बातें कर रही हो मौसी आप? सौतेला ही सही, पर हुआ तो आपका बेटा ना। हे मौसी, आप क्यों एक माँ बेटे के रिश्ते को तार तार करने में लगी हुई हो? रूप की बात सुनकर रानी को गुस्सा तो बहुत आया, पर कुछ सोचते हुए वो अपने गुस्से को पी गई। रानी बोली, रूप तू क्यों फालतू की जिद पे अड़ा है? भूल जा सब बातों को और आजा मेरे पास। इतना कह रानी रूप का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर खींचती है। रूप तुरंत हाथ छुड़वाता हुआ कहता है, मौसी, लगता है आपने अपनी लाज और लज्जा बिल्कुल त्याग दी है। आपको शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। जब रानी चंद्रिका ने देखा कि ये तो किसी तरह भी मानने वाला नहीं है, तब रानी बोली, देख रूप, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो बहुत पछताएगा। अभी तूने मेरा प्यार ही देखा है, मेरे क्रोध से अभी तू अनजान है। रूप ये कहते हुए चल पड़ा। ठीक है मौसी, जो तुम्हें करना हो कर लेना, मैं जा रहा हूँ। रानी चंद्रिका गुस्से में बोली, तुम मेरी इच्छाओं को दबा कर जा रहे हो, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जब राजा के आने का समय होता है तो रानी अपने कपड़े फाड़ लेती है, गहने उतार फेंकती है और बिस्तर पर पड़कर सुबक सुबक कर रोने लग जाती है। राजा आकर रानी की ऐसी हालत देख दंग रह जाता है और पूछता है, क्या
क्या हुआ रानी? तब रानी रोते हुए अपना त्रिया चरित्र दिखाती है और कहती है, क्या बताऊं महाराज, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। राजा बोला, रानी जो भी बात है वो मुझे बताओ। तब रानी चंद्रिका कहती है, महाराज आपका बड़ा बेटा रूप मेरे महल में घुस गया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई पर उसके ऊपर तो जैसे जवानी का भूत सवार था। ये सुनते ही राजा के पैरों नीचे से जमीन निकल गई। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि उसका बेटा रूप ऐसा कर सकता है, पर रानी अपना त्रिया चरित्र दिखा राजा को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है। गुस्से से लाल पीला राजा सोचता है, ऐसे पुत्र से अच्छा तो मेरा कोई पुत्र ही ना होता। मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता उस पापी की। इसी सोच के साथ राजा खड्ग सिंह तुरंत अपने सिपाहियों से कह महल के मुख्य द्वार पर अपने बेटे रूप के लिए देश निकाला लिखकर टंगवा देता है। शाम को जब रूप और बसंत दोनों भाई खेल कर आते हैं, तब रूप की निगाह उस शाही फरमान पर जाती है। उसे देखते ही वो तुरंत वापस मुड़ जाता है और चल पड़ता है। तब बसंत कहता है, क्या हुआ भैया, आप कहाँ चल पड़े? तब रूप अपने भाई बसंत को शाही फरमान दिखाते हुए कहता है, बसंत पिताजी ने मुझे देश निकाला दे दिया, उनकी आज्ञा सिर माथे पर, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। रूप की बात सुन बसंत बोला, नहीं भैया, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, हमें पिताजी के पास चलकर उनसे बात करनी चाहिए। तब रूप अपने भाई को सुबह हुई घटना का सारा किस्सा कह सुनाता है। सारी बात सुन बसंत कहता है, चलो भैया हम ये सारी बातें पिताजी को बता देते हैं। तब रूप बोला, नहीं बसंत, अब समय निकल चुका है। पिताजी फैसला करने से पहले अगर हमको बुलाते और पूछते तो हम उन्हें सारी हकीकत बताते, लेकिन अब कोई फायदा नहीं भाई। तब बसंत रोता हुआ कहता है, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। बसंत की बात सुन रूप बोला, नहीं बसंत, देश निकाला तो मुझे मिला है, तुम मेरे साथ कहाँ दर दर की ठोकर खाते फिरोगे? बसंत बोला, नहीं भैया, आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और जो आज आपके साथ हुआ है वो कल मेरे साथ भी तो हो सकता है। रूप उसकी बात मान लेता है। दोनों भाई अपने शाही वस्त्रों को त्याग भरे हृदय से राजा की नगरी को छोड़ चल पड़ते हैं। दोनों भाई दुखी हृदय से राजा की नगरी को छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते दोनों भाई जंगल में पहुंच जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। अगर आज हमारी माँ जिंदा होती तो क्यों हमें ऐसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। चलते चलते दोनों भाई थक जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। ठंडी हवा के झोंकों और थकान के कारण दोनों भाई वहीं सो जाते हैं। तभी एक सांप आकर बसंत को डस लेता है, जिससे वो नींद में ही चल बसता है। थोड़ी देर बाद जब रूप उठता है और बसंत की तरफ देखता है तो बसंत के नीले पड़ चुके शरीर को देख उसे समझते देर न लगी कि उसे किसी सांप ने डस लिया है। रूप दहाड़े मार मार कर रोता है और कहता है, हे भगवान, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? मेरे भाई की जगह मैं क्यों नहीं मर गया? आपने मेरी किस्मत बड़ी ही खोटी लिखी। बचपन में हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई और अब मेरे जीने के इकलौते सहारे मेरे भाई बसंत को भी आपने मुझसे छीन लिया। हे भगवान, ये आपका कौन सा न्याय है? रोता बिलखता रूप अपने भाई बसंत के लिए कफन लेने के लिए चल पड़ता है। चलते चलते वो एक नगरी के नजदीक पहुंच जाता है। उस नगर के राजा का उस दिन स्वर्गवास हो गया था। उस नगरी का ये नियम था, जो भी राजा के अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त उसकी अर्थी के सामने आ जाता, उसे उस नगर का राजा बना दिया जाता। संयोगवश जब नगर के लोग राजा के पार्थिव शरीर को लेकर उसकी अंतिम यात्रा के लिए जा रहे थे, तब तक रूप भी नगर के द्वार पर पहुंच गया। रूप जब अर्थी के सामने आता है तो नगर के लोग नियमानुसार उसको अपना राजा मान लेते हैं। दूसरी तरफ जंगल से महादेव पार्वती गुजर रहे थे। जब पार्वती ने मरे हुए बसंत को देखा तो वो महादेव से बोली, हे महाराज, देखो ना कितना सुंदर युवक है और भरी जवानी में इसकी मृत्यु हो गई, आप इसे जिंदा कर दो। तब महादेव जी पार्वती माता को मना करते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबके अपने कर्म और दुख है, हम किन किन का दुख दूर करेंगे। पर माता पार्वती जिद करती है और कहती है, नहीं स्वामी, आपको इसे तो जिंदा करना ही पड़ेगा। तब महादेव जी माता पार्वती की बात मान बसंत को जिंदा कर देते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बसंत उठ बैठता है। जब उसने आसपास देखा तो उसे अपना भाई रूप कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो घबराकर अपने भाई रूप को ढूंढने के लिए चल पड़ता है और चलते चलते वो उसी नगर में पहुंच जाता है जहां कुछ समय पहले ही रूप को राजा बनाया गया था। रूप राजा बनने के बाद अपने मंत्री और राजसभा के सदस्यों को अत्यंत दुखी और रुदन स्वर में कहता है, तुम लोगों ने मुझे जोर जबरदस्ती से यहाँ का राजा बना दिया। अरे लेकिन मैं तो बहुत दुखी आदमी हूँ, अपने भाई के क्रियाकर्म के लिए कफन लेने आया था, ना कि राजा बनने। इतना कह राजा अपने सैनिकों सहित उसी जगह पर जाता है जहाँ उसके भाई बसंत का मृत शरीर था। पर जब
रूप वहाँ जाता है तो अपने भाई को वहाँ ना पाकर वो और भी दुखी हो जाता है। कहता है, हे भगवान, ये आपकी क्या माया है। एक तरफ तो आपने मुझे राजा बना दिया, दूसरी तरफ मुझे मेरे भाई का क्रियाकर्म तक करने का मौका नहीं दिया। कैसा अभागा भाई हूँ मैं, जो अपने भाई को लकड़ी तक न दे सका। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं प्रभु। तब राजा के सैनिक उसे कहते हैं, महाराज माफ करे, पर ये जंगल है और यहाँ अनेकों जंगली जानवर रहते हैं। शायद उन्हीं में से कोई आपके भाई के मृत शरीर को उठाकर ले गया होगा। राजा दुखी हृदय से वापस महल लौट जाता है। राजा रूप गहरी सोच और भारी मन से अपने दरबार में बैठा था। तभी उस नगर का एक बहुत बड़ा सौदागर दरबार में आता है और राजा रूप के आगे विनती करता है, हे महाराज, मैं एक सौदागर हूँ, मेरा समुद्री जहाज फंस गया है। पूछने पर मुझे एक ज्योतिष ने बताया कि जहाज एक मनुष्य की भेंट यानी बलि चाहता है। व्यापारी आगे कहता है, महाराज मेरी प्रार्थना है, मुझे एक आदमी भेंट के लिए दिया जाए। उस समय राजा का परम कर्तव्य होता था कि वो अपने राज्य के सौदागरों की मदद करे, क्योंकि राज्य के मुख्य सौदागर भारी मात्रा में राजकोष में कर जमा करवाते थे। अब राजा ने प्रथा अनुसार सैनिकों को आदेश दे दिया कि किसी बूढ़े व्यक्ति को जो मृत्यु के निकट हो उसे सौदागर को सौंप दिया जाए और बूढ़े के परिवार वालों की धन दौलत से सहायता की जाए। राजा का हुक्म मान तुरंत सैनिक ऐसे बूढ़े व्यक्ति की खोज में नगर में निकल पड़ते हैं, पर बहुत ढूंढने पर भी उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। अतः वो थक हार कर वापस महल लौट रहे थे। तभी संयोग से बसंत अपने भाई रूप को खोजता हुआ उधर आ निकला। जब सैनिकों ने उसे देखा तो उससे पूछा, ओ जाने वाले, किधर जा रहा है। तब बसंत ने कहा, मैं एक दुखियारा परदेसी हूँ जो अपने भाई को ढूंढता फिर रहा हूँ। उसे देख सैनिकों ने विचार किया, ये आदमी हमारे नगर का भी नहीं है, क्यों न इसे पकड़कर सौदागर के हवाले कर दिया जाए। हमारे नगर के किसी व्यक्ति की भेंट भी नहीं देनी पड़ेगी और राजा के हुक्म का पालन भी हो जाएगा। इसी सोच के साथ सैनिक बसंत को पकड़ लेते हैं और उसे सौदागर के हवाले कर देते हैं। जब सौदागर बसंत की बलि देने के लिए उसे जहाज पर लेकर जाता है तो उसके पैर रखते ही जहाज चल पड़ता है। ये देख सेठ अचंभित हो जाता है और सोचता है, ये तो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके पैर मेरे जहाज में पड़ते ही ये बिना किसी की बलि दिए चल पड़ा। इसी सोच के साथ सौदागर बसंत को अपने पास नौकर रख लेता है और उसे अपने साथ जहाज में ले जाता है। सौदागर अपना सामान से भरा जहाज ले दूसरे राज्य जाता है। वहाँ गया तो सौदागर को मालूम हुआ कि आज इस राज्य के राजा की लड़की का स्वयंवर है। सोचा क्यों न तब तक जहाज खाली हो, तब तक जाकर स्वयंवर देखा जाए। वो बसंत को ले राजा की लड़की का स्वयंवर देखने चल पड़ता है। उसके स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे, क्योंकि राजकुमारी चंद्रा अपनी खूबसूरती के लिए देश प्रदेश में विख्यात थी। सौदागर और बसंत भी जाकर राज्यसभा में खड़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद राजकुमारी चंद्रा अपने हाथ में वरमाला लिए अपना वर चुनने के लिए राज्यसभा में आती है। जब वो राज्यसभा में देखती हैं तो उसे एक से बढ़कर एक राजा महाराजा दिखाई देते हैं, पर राजकुमारी चंद्रा की नजर सबसे पीछे और एक और खड़े सुंदर नवयुवक के ऊपर अटक जाती है, जिसका चेहरा मुरझाया होने के बाद भी उसमें एक अलग ही नूर दिखाई दे रहा था। वो नौजवान था बसंत, जो कर्मों का मारा सौदागर के साथ यहाँ आ तो गया था, पर उस बेचारे को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस गर्दन झुकाए अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। राजकुमारी चंद्रा उसके पास आती है और उसे वरमाला डाल देती है। ये देख सभा में उपस्थित सभी राजा महाराजा हैरान हो जाते हैं। सौदागर को तो जैसे सांप सा लड़ जाता है। सोचता है ये क्या हो गया, इस कंगले को अपने साथ यहाँ लेकर ही नहीं आना था। ये सब देखकर बसंत भी चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता ये एकदम से क्या हो गया। वो राजकुमारी चंद्रा से कहता है, हे राजकुमारी, तुम राजा की लड़की हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तो एक क्रमहीन दुखियारा हूँ। देखो तो सभा में एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आए हुए हैं। तुम उनमें से अपने योग्य वर चुनो राजकुमारी, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। बसंत की बात सुन राजकुमारी चंद्रा कहती है, नहीं नहीं स्वामी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैंने आपको देखते ही अपना पति मान लिया था। पतिव्रता स्त्री एक बार जिसे अपना पति मान लेती है, फिर उसके सिवाय किसी दूसरे के बारे में सोचना भी पाप समझती है। अब आप ही मेरे पति परमेश्वर हो। तब बसंत कहता है, हे राजकुमारी, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ जिसके पास रहने के लिए अपना खुद का घर तक नहीं है। मैं तो सौदागर के पास एक छोटा सा नौकर हूँ। बसंत की बात सुन राजकुमारी बोली, स्वामी, मुझे अब आपकी धन दौलत या गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जैसे भी हो मेरे पति हो। जिस हाल में आप रहोगे मैं भी रह लूंगी, जो आप खाओगे वो मैं भी खा लूंगी। अंततः राजकुमारी चंद्रा के हट के आगे
आखिरकार मजबूर हो बसंत को भी झुकना ही पड़ता है। राजकुमारी जब माला डाल अपने चलने की तैयारी करने के लिए महल में जाती है, तब उसके पिता भी उसे समझाते हैं कि हे मूर्ख लड़की, ये तूने क्या कर दिया। मैंने तुम्हारा स्वयंवर इसलिए करवाया था कि तुम अच्छे से देखभाल कर एक सुंदर और प्रतिष्ठित राजकुमार को अपना पति चुनोगी, पर लगता है तुम्हारी मत ही मारी गई। जो उस कंगले के गले में वरमाला डाल उसे अपना पति चुन लिया। अपने पिता की बात सुन राजकुमारी कहती है, पिताजी अब वो जैसे भी है मेरे पति हैं, आप उनकी तौहीन मत कीजिए। राजा कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें अपने धन में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। देखूं तो तुम इस कंगले के साथ कैसे रह पाती हो। पर राजकुमारी के ऊपर अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अपने माता पिता और परिवार को त्याग कर बसंत के साथ चल देती है। बसंत अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी चंद्रा को लेकर सौदागर के जहाज पर आ जाता है। उनके पहुंचते ही सौदागर अपने जहाज को राज्य की तरफ रवाना कर देता है। सौदागर के मन में अब भी वही बात घूम रही थी कि वो क्यों बसंत को अपने साथ स्वयंवर में लेके गया। राजकुमारी चंद्रा ने उसे माला क्यों पहनाई। क्या मैं बदसूरत हूँ जो राजकुमारी ने मुझे माला नहीं पहनाई। मेरे पास इतना धन है, इतना बड़ा साहूकार हूँ, फिर भी उसने मुझे पसंद न करके मेरे नौकर को माला पहना दी। इससे बड़ी बेइज्जती मेरे लिए और क्या होगी। मैं अपनी बेइज्जती का बदला तो लेकर रहूंगा। इससे आगे की कहानी भी चैनल के ऊपर डाल दी गई है, आप चैनल पर जाकर उसका लुत्फ उठा सकते हैं।